हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बेस्ड सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स। और क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, और हमें लग रहा है कि ये मेरा 15वां या 16वां लेक्चर है। ठीक, 15 या 16वां लेक्चर है और जो कि काफी जबरदस्त और काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बेटा चले हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक गॉस प्रमेय से संबंधित है। गॉस प्रमेय भी अब पढ़ने से पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जिनको पढ़ना हमें अति आवश्यक है। ठीक, अगर उनको पढ़ते हैं तभी गॉस प्रमेय हमें समझ में आएगा, क्योंकि बेटा गॉस प्रमेय काफी महत्वपूर्ण है और आज आपके एग्जाम में एकदम फिक्स है कि पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे। ठीक, मॉडल या हम कह सकते हैं क्वेश्चन बैंक, तो सन की एकदम लाइन लगी हुई है। ठीक, तो चलते हैं बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का फिजिक्स। ठीक, हाँ देखे बेटा, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज, ठीक, वो है टॉपिक का नाम है, सबसे पहले गॉस प्रमेय से संबंधित जो छोटा सा एक टॉपिक है, दो तीन टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, आपको बता देते हैं। ठीक, सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफलीय सदिश। फिर कोण के बारे में थोड़ा थोड़ा, कोण दो प्रकार के होते हैं उनको पढ़ेंगे, यानी समतल कोण और घन कोण क्या होते हैं। यानी क्षेत्रफलीय सदिश, समतल कोण और घन कोण और वैद्युत फ्लक्स, ये तीन चीजें एकदम ठीक पूरा करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो एकदम बने रहिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉपी पेन लेके बैठे बेटा और सब कुछ लिखते रहें। ठीक, एकदम एक एक चीजों को लिखते हुए आप नोट्स बनाते हुए चले। हम तो आपको नोट्स देंगे ही, लेकिन आप खुद से भी लिखेंगे बेटा, लिखेंगे तो एकदम दिमाग में बैठेगा और ज्यादा चीजें याद होती चली जाएंगी। तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप ठीक मेरी कही गई बातों को एकदम ठीक एकदम से पालन करेंगे। तो चले बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का सबसे पहला टॉपिक है, वो है क्षेत्रफलीय सदिश। क्षेत्रफलीय सदिश, हाँ देखें बेटा, क्षेत्रफलीय सदिश। ठीक, जिसे हम लोग भैया हो क्षेत्रफलीय सदिश को यदि इंग्लिश में कहना चाहें तो इसका नाम है इंग्लिश में एरियल वेक्टर। ठीक, एरियल वेक्टर, क्षेत्रफलीय सदिश। ठीक, तो चलिए एरियल वेक्टर को हम लोग पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आएगा ठीक आगे इसका यूज है। तो इसलिए एकदम ध्यान से सुनेंगे ना तो एकदम समझ में आने वाला है आपको। ठीक, तो ये क्षेत्रफलीय सदिश है क्या? क्षेत्रफलीय सदिश क्या है, नाम से ही क्लियर है, क्षेत्रफल और सदिश। ठीक, ये दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें, क्षेत्रफल और सदिश। मतलब यह एक देखने से ही लग रहा है कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक, तो खूब ध्यान से सुनेंगे, पहले हम हल्का सा लिखेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठे, और ध्यान से सुनिए, जो लिख रहे हैं बेटा उसको गौर से देखिए। ये नहीं कि टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं आपसे। ठीक, पढ़ाई में टाइम देना कोई गलत चीज नहीं है, जितना टाइम देंगे इसमें उतने क्वालिटी आएगी और उतना बढ़िया आपको याद होता चला जाएगा। ठीक, घबराएंगे तो नुकसान होगा आपका। ठीक, तो देखें आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बेटा क्षेत्रफलीय सदिश आखिर कहते किसे हैं? ठीक, तो हम बताने जा रहे हैं आपको, ये हर पृष्ठ का होता है, हर पृष्ठ का। ठीक, हम यहां पे कह सकते हैं यह क्षेत्रफलीय सदिश, भैया वो ध्यान दीजिएगा, नाम से ही क्लियर है, ध्यान दें आप, क्षेत्रफलीय सदिश कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। ठीक, ध्यान दें बेटा, क्षेत्रफलीय सदिश एक सदिश राशि है। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है, नाम से ही क्लियर। अब आप कहेंगे तो नाम से ही क्लियर है कि क्षेत्रफलीय सदिश सदिश राशि है। ठीक, ठीक, लेकिन किस चीज का होता है और इसमें क्या क्या होता है? ठीक, क्षेत्रफलीय सदिश एक सदिश राशि है, किसी भी, भैया वो ध्यान दीजिएगा, ये हर पृष्ठ का होता है क्षेत्रफलीय सदिश। तो हम लोग देख सकते हैं यहां पे किसी भी,
ठीक, पहले एक चीज और बता देते हैं। ठीक, ध्यान दे बेटा, यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्षेत्रफलीय सदिश एक सदिश राशि है। ठीक, एकदम है, सही है। क्षेत्रफलीय सदिश एक सदिश राशि है, और जब सदिश राशि होगी तो हम कह सकते हैं क्या होगा इसमें, यही लिखना चाह रहे थे हम, इसमें जो कि आप जानते ही हैं, और होगा ही, सदिश राशि है तो इसमें परिमाण, हाँ इसमें परिमाण एवं दिशा भैया, और डायरेक्शन, ठीक महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। ठीक, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक, एकदम सही। अब किसी कौन सी दिशा होगी और कौन सा परिमाण होगा, तो ये चीज हम बताने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिए, एक एक चीज को एकदम याद रखिए। क्षेत्रफल ये सदिश बेटा एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, और जब सदिश होगी तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होंगे। ठीक, परिमाण और दिशा दोनों ही होंगे। तो परिमाण क्या होता है और दिशा क्या होती है, तो हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान दें। और ये क्षेत्रफलीय सदिश भैया वो हर एक पृष्ठ का होता है। इस दीवार का क्षेत्रफलीय सदिश, किताब के पृष्ठ का क्षेत्रफलीय सदिश होगा, हमारे हाथ का क्षेत्रफलीय सदिश होगा, बोर्ड का क्षेत्रफलीय सदिश होगा। तो उसमें दोनों चीजें होंगी, परिमाण और दिशा। तो परिमाण क्या होता है और दिशा क्या होता है, ये चीज क्लियर करने वाले हैं, तो ध्यान दें आप। ठीक, क्षेत्रफलीय सदिश एक सदिश राशि, इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। चलिए ठीक, किसी भी भैया एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान दें आप, किसी भी पृष्ठ के, कोई पृष्ठ है उसका क्षेत्रफलीय सदिश होगा। ध्यान दें बेटा, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफलीय, ध्यान देना है आपको, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफलीय सदिश का परिमाण भैया हो, का परिमाण, ध्यान देंगे आप, काफी यूज होने वाला है आगे, इसलिए एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, का परिमाण, अभी हम समझा देते हैं, उस पृष्ठ के, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा, भैया ध्यान दीजिएगा। ठीक, तथा जो दिशा होती है क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा, डायरेक्शन, एकदम ध्यान दें, तथा दिशा उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। अभी समझा रहे हैं, एकदम मत घबराइए, सारी चीजें समझ में आने वाली है। उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक, ये ठीक ना, क्या कह रहा है जरा ध्यान दें आप, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफलीय सदिश का परिमाण, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफलीय सदिश का परिमाण उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक, उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा भैया वो सदिश का, यानी उसके क्षेत्रफलीय सदिश का क्या होगा? परिमाण। तथा तो दिशा जो है उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। फिर से सुन लें आप, क्षेत्रफलीय सदिश, क्षेत्रफलीय सदिश हर पृष्ठ का क्षेत्रफलीय सदिश होता है, यह एक सदिश राशि है। और जब सदिश है भैया तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होगी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर प्रेजेंट, ठीक, इन एरियल वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, परिमाण और दिशा दोनों होंगे, बट ठीक, बट डायरेक्शन ध्यान दें, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है इसका, इसका परिमाण क्या है? ठीक, तो ध्यान देंगे, किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक, एरिया ऑफ एनी सरफेस इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरियल वेक्टर, मतलब किसी सरफेस का जो एरिया होता है, ठीक, वही उस पृष्ठ के सदिश, क्षेत्रफलीय सदिश का परिमाण होता है। एकदम सही। ठीक, और डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होती है? दिशा क्या होती है? ठीक, डायरेक्शन इज आउटवर्ड फ्रॉम दैट सरफेस, मतलब उस सरफेस के, उस पृष्ठ के, ठीक, परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर यानी लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक, जो दिशा है तथा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक, जैसे कि हम आपको किसी कॉपी से समझा देते हैं बेटा, एकदम तुरंत समझा देते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दें आप, जैसे ध्यान दें, ये कोई पृष्ठ है, जैसा कि आपको आप देख रहे होंगे, ये कोई पृष्ठ है, कोई सरफेस है, मान लेते हैं ये सरफेस है, तो कोई हमसे पूछ दे कि इसका, इसके क्षेत्रफलीय सदिश से आप क्या समझते हैं, समझाइए इसका क्षेत्रफलीय सदिश क्या है,
तो आप बताएंगे क्षेत्रफलीय सदिश सदिश राशि है, ठीक है भैया। और इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई से गुणा कर देंगे, ठीक, लेंथ में विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी एरिया आ जाएगी। तो इसका जो बेटा क्षेत्रफल जो है ना, इसका एरिया जो है, ठीक, इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक, वो इसके क्षेत्रफलीय सदिश का परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड है, ठीक। एरिया ऑफ दैट सरफेस, या हम कह सकते हैं एरिया ऑफ दिस सरफेस इज मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक, एरियल वेक्टर ऑफ दिस सरफेस, ठीक। इस सरफेस के एरियल वेक्टर का यानी सदिश राशि का जो परिमाण होगा, इसके एरिया की क्या होगा, बराबर। अब तो भूल नहीं रहे होंगे। और दिशा भैया ध्यान दीजिएगा, लंबवत बाहर की ओर, ऐसे बाहर, ऐसे नहीं, अंदर की तरफ नहीं बेटा, बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर, वो भी लंबवत बाहर। याद रखिएगा, ऐसा हर बोर्ड, ठीक, जैसे कोई पूछ दे बोर्ड का, इस बोर्ड को देख रहे हो बेटा ना, ठीक, कोई पूछ दे इस बोर्ड का एरियल वेक्टर आप हमें समझाइए, तो फट से आप बताएंगे इस बोर्ड की जो एरिया होगी, इसके एरियल वेक्टर यानी, ठीक, इस बोर्ड का जो क्षेत्रफल होगा, इसके क्षेत्रफलीय सदिश का परिमाण होगा। और दिशा बेटा लंबवत बाहर की ओर, ठीक, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है, बाहर की ओर, इनवर्ड नहीं, इनवर्ड गलत है। इस दीवार का क्षेत्रफलीय सदिश इस पूरी दीवार के एरिया के बराबर, और दिशा, ठीक, क्षेत्रफल सदिश का परिमाण इसकी पूरी एरिया के बराबर दीवार के। और परपेंडिकुलरली ध्यान देंगे, डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इधर की तरफ होगी। तो हमें उम्मीद है कि अब क्षेत्रफलीय सदिश आप समझ गए होंगे, कभी नहीं भूलेंगे, कभी मत भूलिएगा, ठीक, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए भैया क्षेत्रफलीय सदिश के बारे में, ठीक, इसका परिमाण और क्या, दिशा, दोनों चीजें हमने बता दिया बेटा। अब हम लोग, ठीक, क्षेत्रफलीय सदिश थोड़ा सा हम यहां फिगर से भी समझा देते हैं। मान लेते हैं बेटा, ठीक, ये कोई सरफेस है, ठीक, ये कोई सरफेस है मान लेते हैं, ठीक, ये कोई सरफेस है, और ध्यान दीजिएगा ये कोई सरफेस है, और मान लेते हैं कि इसका जो एरिया है पूरा वो कैपिटल ए है, एरिया कैपिटल ए है। तो जानते हैं, ठीक, इसके क्षेत्रफलीय सदिश का जो परिमाण होगा, इसके क्षेत्रफलीय सदिश को हम लोग कैसे दिखाएंगे, ऐसे वेक्टर ए से दिखा देंगे। और इसका जो परिमाण, ठीक, होगा, ठीक, ये क्षेत्रफलीय सदिश ए हो गया। अब इसका परिमाण, इसके परिमाण को हम लोग कैसे दिखाएंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए। और मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या है, यहाँ पे ए के बराबर है, तो इसका परिमाण, इस क्षेत्रफलीय सदिश का परिमाण ए हो जाएगा। लेकिन जो डायरेक्शन होगी, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे, दिशा भैया हो लंबवत किस तरफ, बाहर की तरफ। ये वेक्टर ए की क्या है, डायरेक्शन है, ठीक, ये वेक्टर ए की डायरेक्शन है यानी दिशा है, ठीक। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्षेत्रफलीय सदिश को हमने क्लियर कर दिया। किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफलीय सदिश, उस पृष्ठ क्षेत्रफलीय सदिश का परिमाण उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, और दिशा लंबवत बाहर की ओर, ठीक। अब आप नहीं भूलेंगे, ठीक। अगला बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको हटाते हैं। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान देंगे, कोण के बारे में। कोण, जरा ध्यान दीजिएगा, कोण, अरे यही कोण हम लोग जो पढ़ते हैं, कोण, ठीक। कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल, ठीक भैया, एकदम सही। अब आप कहेंगे पता ही है, सही बात है, पता ही है, ठीक, ध्यान दें आप। ये जो कोण होते हैं बेटा ना, कोण, एंगल, ठीक, जानते हैं कोण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ध्यान देना है आपको। कोण दो प्रकार के होते हैं, एकदम सही। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले एक कोण को बेटा, एक कोण को हम लोग, पहले को हम लोग कहते हैं समतल कोण, जिसको हम लोग ये पढ़ते हैं बार बार ना, वो समतल कोण ही होता है। एक को बाबू हम लोग समतल कोण कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम लोग कहेंगे क्या, प्लेन एंगल, ठीक, एकदम सही। और बेटा दूसरे को हम लोग, ठीक, घन कोण कहते हैं। थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, अगर जानते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक, घन कोण हो गया भैया हो। और घन कोण को इंग्लिश में बेटा क्या कहते हैं, जानते हैं आप, सॉलिड, सॉलिड एंगल, ठीक। ये दो हैं, कोण दो प्रकार के होते हैं, एक को समतल कोण और दूसरे को घन कोण कहते हैं। चलिए इनको हम लोग खूब बढ़िया से क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला, ठीक, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा भैया हो, एकदम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं किस कोण के बारे में, समतल, समतल कोण, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेन एंगल, ठीक, समतल कोण। तो चलिए समतल कोण को हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। इस समतल कोण क्या है, एकदम ध्यान से सुनिए, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान से सुनिए। समतल कोण क्या होता है, प्लेन एंगल।
हम लोग जो ये कोण पढ़ते हैं समतल कोण, ये फट से बता देते हैं, बहुत बार पढ़े होंगे, मैथ में बहुत बार पढ़े होंगे, ठीक। फिर भी हम यहाँ पे हल्का सा आपको बताते हुए चलते हैं। समतल कोण कहते किसे हैं? बहुत आसान से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा तेजी लिखेंगे। किसी, भैया क्योंकि आप जानते हैं, किसी वृत्त के, हाँ किसी वृत्त के चाप द्वारा, ठीक, उसके केंद्र, हाँ किसी वृत्त के, अभी समझा देंगे, उसके केंद्र पर अंतरित अंतरित कोण, अंतरित कोण क्या होता है? समतल कोण होता है, ठीक, एकदम सही, ठीक। ठीक, एकदम सही, ये है बेटा, किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण समतल कोण होता है। जैसे मान लेते हैं, यहां देखें आप, ये कोई हम लोगों ने क्या बना लिया? वृत्त बना लिया, ठीक। इसका ये सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक। और हम मान लेते हैं कि कोई चाप ले लिया हमने, चाप का मतलब वृत्त की परिधि पर कुछ टुकड़ा ले लेते हैं, वही चाप होता है, परिधि का टुकड़ा, ठीक। ये चाप ले लिया हमने, ये चाप जो है इतना कोण बना रहा है केंद्र पर, ठीक, वृत्त के केंद्र पर, तो यही क्या होता है? समतलीय कोण, इसे थीटा से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ जो आप चाप देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक, उसे हम किससे दिखा दिया? डेल्टा एस से। और भैया ये जो त्रिज्या है ना वृत्त की, वो किससे? आर से। तो एक एक बच्चा जान रहा है, ठीक, सब लोग जान रहे हैं, कोण बराबर क्या होता है बेटा? चाप अपान क्या होता है? त्रिज्या। ध्यान से देखें, फट से बताएंगे, आसान है, जानते हैं सब, ठीक। तो कोण को किससे लिखेंगे बेटा? थीटा। थीटा इज इक्वल टू चाप क्या लिख पाएंगे? डेल्टा एस अपान आर, ठीक, ये होता है। और थीटा का यहाँ पे मात्रक, भैया हो थीटा का जो मात्रक होता है सभी लोग जानते हैं, ठीक। थीटा का मात्रक क्या होता है? रेडियन, ठीक, ये रेडियन होता है, ठीक। अब पूरे वृत्त द्वारा समझे आप, ठीक, संपूर्ण वृत्त द्वारा इसके केंद्र पर, ठीक, कितना अधिकतम कोण अंतरित होगा? हम यहाँ पे लिख सकते हैं भैया हो संपूर्ण, किसके द्वारा? वृत्त द्वारा। ध्यान दें आप, संपूर्ण वृत्त द्वारा केंद्र पर अंतरित, यहां पे थोड़ा सा गलत हुआ, जिसको हटा देते हैं, ध्यान दें बेटा, ठीक। केंद्र पर क्या? अंतरित, अंतरित कोण या समतल कोण, ठीक। कितना समतल कोण अंतरित होगा? संपूर्ण वृत्त द्वारा, पहले तो अभी इतना था, पूरे वृत्त द्वारा, तो पूरी वृत्त नाम लेंगे तो जो चाप होगा, चाप, जो इस स्थिति में भैया हो, जो चाप होगा वो परिधि के बराबर हो जाएगा। जो चाप आप ले रहे हैं ना, बराबर परिधि, यानी डेल्टा एस की वैल्यू, परिधि का मतलब कितना हो बेटा? 2 पाई आर। और हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू, अभी अभी हम लोग देख रहे हैं, डेल्टा एस बाई आर। डेल्टा एस की वैल्यू बेटा हो कितना रख देंगे? 2 पाई आर अपान आर। आर से आर कैंसिल, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना? 2 पाई रेडियन। यदि कोई पूछता है संपूर्ण वृत्त, यानी संपूर्ण वृत्त अपनी पूरी परिधि के द्वारा अपने केंद्र पर कितना अधिकतम कोण अंतरित कर पाएगा, तो कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। आसान है, समझ लेंगे, थोड़ा तेज बताया हमने, एकदम सही, ठीक। अब रेडियन किसे कहते हैं? आपसे अक्सर पूछा जाता है, ठीक ना, एक रेडियन से आप क्या समझते हैं? यहां की भाषा में एक रेडियन क्या है, ठीक। तो हम लोग एक रेडियन देख लेते हैं बेटा, ध्यान देना है हमको, ठीक। एक रेडियन किसे कहेंगे? तो हम लोग यहां पे देख लेते हैं, एक रेडियन, हाँ जरा देखें, एक रेडियन, 1 रेडियन कहेंगे किसे? इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी यहां से? तो बहुत आसान, थीटा की वैल्यू 1 रेडियन कब है? जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, ये दोनों डेल्टा चाप और त्रिज्या दोनों बराबर हो जाए, थीटा का मान 1 रेडियन आएगा कि नहीं? एकदम आएगा, एकदम आएगा, एकदम आएगा, ठीक। तो हम लोग परिभाषा क्या लिख सकते हैं 1 रेडियन की? हम ऐसे कह सकते हैं, ध्यान दें बेटा आप, ठीक, वृत्त की, ध्यान दीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, हाँ वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, ध्यान दें, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, ठीक, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित, ठीक, समतल कोण, या केवल कोण भी लिख सकते हैं, समतल कोण क्या कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है, ठीक, 1 रेडियन कहलाता है, ठीक भैया, एकदम सही। आप चाहे तो यहां क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा,
थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज सॉरी फिर गलत, ठीक ध्यान दें बेटा, हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे थीटा, ठीक यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा यस बाई आर। और एक रेडियन की परिभाषा से क्या हो रहा है कि जो चाप है वो किसके बराबर हो जाए, त्रिज्या के। तो डेल्टा यस की जगह भी आर बाई आर लिख देंगे, आर से आर कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 रेडियन। तो परिभाषा एकदम वेरी गुड, बहुत जबरदस्त है, ठीक ना, बहुत अच्छी परिभाषा। 1 रेडियन की क्या है कि वृत्त के त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर यदि कोई चाप ले रहे हैं, ठीक, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप आ रहा है, तो जो कोण अंतरित करेगा, ठीक, वृत्त के केंद्र पर, वो कितना होगा, 1 रेडियन होगा। एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा कोण भी हम लोग फटफट पढ़ लेते हैं, ताकि वैद्युत फ्लक्स पर, मेन वैद्युत फ्लक्स है, पूरा चैप्टर गॉस प्रमेय पूरा वैद्युत फ्लक्स के इर्द गिर्द घूमेगी, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कौन है, वैद्युत फ्लक्स, जो इसके तुरंत बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं एकदम बढ़िया तरीके से। एक बार समझ जाएंगे पूरा गॉस प्रमेय क्लियर हो जाएगा, ठीक। हाँ, पूरा गॉस प्रमेय वैद्युत फ्लक्स पर आधारित है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स को हम काफी जबरदस्त, काफी ठीक बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाले हैं, बेटा ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे हो, ठीक, ये हो गया। अब दूसरा घन कोण, जरा देखें घन कोण, ये थोड़ा सा इससे कठिन है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे एकदम बढ़िया से। घन कोण क्या होता है, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक, सॉलिड एंगल। ये घन कोण क्या होता है, ठीक। तो चलो बेटा इसकी डेफिनेशन हम आपको फट से बताते हैं। हाँ, घन कोण क्या होता है, देखें, ठीक, इसकी परिभाषा, अब इसमें वृत्त नहीं लेंगे, इसमें गोला लेना पड़ेगा। यहाँ तो वृत्त के चाप, यहाँ गोला लेना पड़ेगा। वृत्त और गोला में अंतर बहुत है, जान ही रहे। वृत्त एक 2 डायमेंशन है, एक परिधि होती है, बस दो, एक लाइन घिरी होती है। और गोला भैया, गोला त्रिविमी है, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब है इसमें, ठीक, त्रिविमी है। जबकि दो द्विविमी कौन है, वृत्त है, 2 डायमेंशनल है। तो वृत्त और गोला में बहुत लोग अंतर नहीं समझ पाते हैं, ठीक। लेकिन आप एकदम याद रखिएगा, जो समतल कोण होता है वो वृत्त के लिए, और जो घन कोण होता है वो गोले के लिए। ये 2 डायमेंशन पर आधारित है, ये 3 डायमेंशन पर आधारित है। अभी आपको बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है, ध्यान दें आप, ठीक। तो यहाँ पे गोला नाम लेते हैं, यहाँ पे वृत्त नाम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या घन कोण की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान दें आप, किसी भैया किसी गोले के पृष्ठ के, एकदम ध्यान से देखें, किसी गोले के पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल द्वारा, ध्यान देना है आपको, किसी गोले के पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल द्वारा, किसी क्षेत्रफल द्वारा, अभी फिगर बनाएंगे और समझाएंगे तो एकदम समझ में आएगा, अभी थोड़ा आपको कम समझ में आ रहा होगा। किसी गोले के पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर अंतरित, उस गोले के केंद्र पर अंतरित कोण ना, या उस गोले के केंद्र पर अंतरित त्रिविमीय कोण, त्रिविमीय कोण आप समझ गए होंगे। अभी हम समझाते हैं त्रिविमीय कोण को ही, एक हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण। ठीक, एकदम बढ़िया। किसी गोले के पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल द्वारा उस गोले के केंद्र पर अंतरित त्रिविमीय कोण को ही घन कोण कहते हैं। जैसे समझिए भैया, कोई गोला ले लिया आपने, कोई गोला, गोले में क्या ले लेते हैं आप, वॉलीबॉल या फुटबॉल ले लिया आपने, वॉलीबॉल या फुटबॉल ले लिया, ठीक। उस पर एक पेंसिल से एक वृत्त बना दीजिए, ठीक, एक सर्किल बना दीजिए। अब उस सर्किल से जितना घिरा हुआ क्षेत्रफल को ले जाके केंद्र पर मिलाएंगे आप, पूरी वृत्त की जो पूरी लाइन है उसको, ठीक, केंद्र पर ले जाके मिलाएंगे, ठीक। तो आपको कोण की तरह, कोण हो, कोण, कोण, शंकु, ठीक, कोण की तरह एक संरचना मिलेगी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। जैसे आइसक्रीम का कोण देखे ना, कोण वाला आइसक्रीम, वो भी हो सकता है, मूंगफली बना के कोण बना के उसमें देता है, ठीक। वो ये सब क्या है, दो लाइनें जब मिला रही हैं तो समतल कोण, ठीक। और इसका इस तरीके से त्रिविमीय यदि कोण की तरह संरचना मिल रही है तो वो क्या होता है, घन कोण होता है, ठीक। सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे यहां फिगर से भी हम क्लियर कर दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ये कोई मान लेते हैं, हालांकि ये 2 डायमेंशन है, तो ठीक, बहुत, तो हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक। ये कोई गोला है, ठीक, कोई स्फीयर है, और इसके पृष्ठ पर एक हम लोग वृत्त बना लेते हैं हल्का सा,
और ये इसका क्या है, सेंटर है। हमने इसको ला के यहाँ पे क्या कर दिया, मिला दिया इसे। ये इस तरीके से, ठीक। तो ये क्या बन रहा है, ये घन कोण है, घन कोण। और मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल, भैया वो ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल कितना मान लिया हमने, डेल्टा ए, ठीक। और इसकी जो रेडियस है वो हमने कितना मान लिया, स्मॉल आर, ठीक, स्मॉल आर। तो जानते हैं इसे इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इससे किससे, ओमेगा से, बेटा हो इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है ना, एकदम बढ़िया। अब जानते हैं इसका मान, खूब ध्यान से देखेंगे, इसका जो मान होता है, एकदम ध्यान से, इसका जो मान, इसका मान का मतलब घनकोण का मान, इसका मान पृष्ठ के, ठीक, ध्यान दीजिएगा, पृष्ठ के किसी भाग के क्षेत्रफल, बेटा ध्यान दें, पृष्ठ के किसी भाग के, जो भाग आपने लिया उसी का क्षेत्रफल, किसी भाग के क्षेत्रफल कितना लिया आपने, डेल्टा ए, तथा गोले की, भैया गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, एकदम सही, ठीक। ये मेरी बात समझे, घन कोण क्या है, सॉलिड एंगल बताने की कोशिश कर रहे हैं। किसी गोले के पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल द्वारा, कोई गोला है, इसके पृष्ठ पर कोई क्षेत्रफल ले लीजिए, उस क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो त्रिविमीय कोण अंतरित होता है, ठीक ठीक, केंद्र पर अंतरित त्रिविमीय कोण को ही घनकोण कहते हैं। और इस घनकोण का मान, जो आपने क्षेत्रफल लिया है बेटा, जो क्षेत्रफल लिया है, ठीक, पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल लिया है आपने, उस क्षेत्रफल में यदि गोले की त्रिज्या का वर्ग करके हम डिवाइड कर दें तो उस अनुपात को हम लोग घनकोण कहेंगे। गोले, जैसे कोई बॉल है, उस पर जो पृष्ठ लिया आपने, वृत्ताकार खींचा हुआ है, तो उसका जो क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा भैया, होगा उसके क्षेत्रफल में, और त्रिज्या, जो त्रिज्या है गोले की, उसका वर्ग करके यदि डिवाइड करते हैं तब जाके घनकोण का मान मिलता है। यानी ओमेगा इज इक्वल टू, यहां पे कितना बढ़िया, ध्यान दीजिएगा, यहां पे बेटा ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपान क्या, आर स्क्वायर। डेल्टा ए आपने क्या लिया है वहां पे, ठीक, क्षेत्रफल लिया है, और त्रिज्या है स्मॉल आर। तो जो पृष्ठ पर, इस गोले के पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल लिया हुआ है आपने, उस क्षेत्रफल में गोले की त्रिज्या के वर्ग से डिवाइड कर दें, उसका अनुपात निकाल दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, घनकोण, सॉलिड एंगल। एकदम सही, बहुत बढ़िया। अब बेटा देखें हम लोग, हाँ, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। अब इसमें बहुत कुछ बताना है, खूब ध्यान से आप देखते रहें, ठीक है। अब पूरे गोले के द्वारा, ठीक, संपूर्ण गोले द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण कितना होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बेटा हो संपूर्ण, ध्यान दें आप, संपूर्ण गोले द्वारा, गोले के, संपूर्ण गोले द्वारा गोले के केंद्र पर, ठीक, गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण, पूरा गोला, अभी तो गोले के पृष्ठ पर कोई क्षेत्रफल लिया था, अब पूरे गोले द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित, ठीक, घनकोण, ठीक, कितना अंतरित घनकोण होगा। अगर पूरा, अब तक गोले के पृष्ठ पर कोई क्षेत्रफल लिया था, अब पूरे गोले द्वारा निकालना है, तो पूरे गोले का क्षेत्रफल, यानी डेल्टा ए बराबर हम लोग यहां पे लिख सकते हैं पूरा संपूर्ण, ध्यान दे बेटा, संपूर्ण गोले का, बस सुनते रहें, ध्यान दे बेटा, ठीक, संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका मतलब आप सब लोग, एक एक बच्चा जान रहा होगा कि पूरे गोले का जो संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बाबू, वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो, डेल्टा ए, भैया ध्यान दें, डेल्टा ए बाई क्या चीज, आर स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। अब ओमेगा, डेल्टा ए की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 4 पाई आर स्क्वायर अपान क्या, आर स्क्वायर।
तो यहां से बेटा हो ओमेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 4 पाई, और इसका ठीक मात्रक बेटा आज से जानिए स्टेरेडियन। अभी हम बताते हैं इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो ये पूरी बात इतने में हमने घनकोण को समझाने की कोशिश किया है। ठीक, तो एक बार फिर से हम फट से बता देते हैं, घनकोण कहते किसी गोले के पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण कहलाता है, त्रिविमीय कोण होता है। ठीक, घनकोण किसकी तरह होता है? आइसक्रीम के कोण की तरह होता है ये, या हम कह सकते हैं मूंगफली जिस कोण में मिलता है, ठीक, देता है वो कोण, उसी कोण की तरह ये होता है। समतल कोण और इसमें अंतर क्या है? समतल कोण दो लाइनें मिलकर आके बनाती हैं और इसका पूरा ठीक त्रिविमीय होता है, 3 डायमेंशनल होता है। समतल कोण द्विविमीय होता है और ये घनकोण त्रिविमीय होता है। ठीक है, एकदम बढ़िया। ठीक, हाँ, घनकोण कहते हैं और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान जो होता है, इसका मान जो क्षेत्रफल आपने लिया उस क्षेत्रफल में गोले की त्रिज्या का वर्ग करके डिवाइड कर देंगे तो उस अनुपात को ही ठीक हम लोग क्या कहते हैं? घनकोण, यानी ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। अब संपूर्ण गोले द्वारा, पूरे गोले द्वारा कितना कोण अधिकतम अंतरित हो पाएगा यहाँ पे? तो पूरे डेल्टा ए की जगह पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे और पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा हो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां डेल्टा ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर और अपान आर स्क्वायर करेंगे तो आप देख रहे हैं आर स्क्वायर से कैंसिल, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, और इसका मात्रक जानिए क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। इसका ठीक यूनिट स्टेरेडियन होता है। अगर आपसे एक स्टेरेडियन पूछ दे, ठीक, अगर आपसे बेटा एक स्टेरेडियन पूछ दे, इसको मिटा देते हैं, अभी मिटाने ही वाले हैं, इसकी कहानी अब खत्म हो रही है। ठीक, ध्यान दें, अगर आपसे पूछ दे एक स्टेरेडियन क्या है, एक स्टेरेडियन क्या है, तो हम आपको फट से बता देते हैं, तुरंत बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक स्टेरेडियन किसे कहते हैं? हाँ बेटा, एक स्टेरेडियन हम लोग कहते किसे हैं? तो जरा ध्यान दीजिएगा, बाबू हो भैया हो, एक स्टेरेडियन। आप सोच सकते हैं कि यदि दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, डेल्टा ए और आर स्क्वायर की, तो ओमेगा की वैल्यू एक स्टेरेडियन, ऐसे ओमेगा बनाते हैं तो ओमेगा की वैल्यू एक स्टेरेडियन आ जाएगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? देखें आप, ठीक, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, यदि गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ के किसी भाग का, हाँ, गोले के पृष्ठ के किसी भाग का क्षेत्रफल, ध्यान दें आप, का क्षेत्रफल किसके बराबर हो? गोले की, भैया कितना बढ़िया पॉइंट, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, वर्ग के क्या हो? बराबर हो, एकदम बढ़िया। ठीक, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो उस भाग द्वारा, जो गोले का भाग लिया है पृष्ठ पर, ठीक, उस भाग द्वारा गोले के, बेटा ध्यान देंगे आप, उस भाग द्वारा गोले के केंद्र पर, हाँ, अंतरित घनकोण, यानी जितना घनकोण गोले के केंद्र पर अंतरित होगा, अंतरित घनकोण क्या कहलाता है? एक स्टेरेडियन। समझे, एक स्टेरेडियन कहलाता है। ठीक, एकदम सही, एकदम सही, एकदम आसान है, एकदम आसान है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, एकदम आसान है बेटा, एकदम ठीक, कोई दम नहीं है, जरा देखें आप, ठीक, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक स्टेरेडियन कहलाता है। आप समझ सकते हैं, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा बेटा, ध्यान दीजिएगा, अभी अभी क्या पढ़ा? ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर। परिभाषा के अनुसार डेल्टा ए का मान जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो त्रिज्या के वर्ग के बराबर कर दीजिए। तो अब देखिए, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए की जगह भी आर स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर कैंसिल, यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक स्टेरेडियन आएगी। ठीक, एक स्टेरेडियन आएगी। ठीक, एकदम बढ़िया। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने अब तक दो चीजों को कंप्लीट किया। ठीक, कौन कौन? क्षेत्रफलीय सदिश और कोण। कोण के बारे में आप जानते भी रहे होंगे, फिर भी हमने खूब बढ़िया से समझाने की कोशिश किया है, एकदम मस्त। ठीक, तो क्षेत्रफलीय सदिश और कोण, कोण में समतल कोण और घन कोण दोनों को क्लियर कर दिया हमने। ठीक, क्षेत्रफलीय सदिश और कोण यानी समतल कोण घन कोण। अब हम लोग पढ़ने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। एकदम तैयार हो जाइए बेटा, ठीक ना, एकदम जोश से खूब ध्यान से सुनिएगा एक एक बातों को, एकदम नया टॉपिक है। ठीक, अगर कहीं पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे तब तो सुने होंगे, नहीं तो 12th के लिए यदि शुरू कर रहे हैं तो एकदम नया टॉपिक है, इसे कभी नहीं सुने होंगे आप।
तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चीज? वैद्युत फ्लक्स। हाँ बेटा, वैद्युत फ्लक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखें ये क्या है। वैद्युत फ्लक्स, देखें बेटा, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक, वैद्युत फ्लक्स। हो सकता है आपको मेरी वीडियो बेटा लंबी थोड़ी लग रही होगी, ठीक ना, ज्यादा टाइम, तो ऐसा तो है नहीं। आप देखते होंगे, अगर पढ़ रहे होंगे 2 4 5 वीडियो आप देखें, ठीक ना, तो ऐसा है नहीं कि उसमें हम टाइम वेस्ट करते हैं या कुछ ऐसा, कुछ नहीं, एकदम नहीं। हम केवल पढ़ाते ही रहते हैं, ठीक, केवल पढ़ाते ही रहते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना कंटेंट है, इतना ज्यादा, ठीक, कि टाइम ज्यादा लगेगा ही, और इतना कंटेंट पढ़ेंगे आप तो एकदम मस्त हो जाएंगे, ठीक, बोर्ड से लेके, ठीक, आप कोई ऊपर भी कोई तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत सहायता करेगा ये, ठीक। तो इसलिए आप एकदम मन से पढ़ें, नोट्स बना के खूब बढ़िया से पढ़ते जाएंगे ना बेटा, ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आपको एकदम फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। यदि कोई सवाल या कुछ भी नहीं आ रहा है तो आराम से हमसे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप, ठीक ना, व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज कर सकते हैं सवाल को, ठीक। या कुछ आपको दिक्कत आती है या कुछ ऐसा करना है तो आप आराम से, ठीक, व्हाट्सएप पे मेरे भेज सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स है क्या, समझे बाबू हो, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे बेटा। वैद्युत फ्लक्स ये कहते किसे हैं, तो इसकी डेफिनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा एकदम ध्यान से सुनेंगे आप। वैद्युत फ्लक्स कहते किसे हैं? किसी वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान दें आप, कठिन टॉपिक है लेकिन एकदम आसान बनाने वाले हैं हम। किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित, भैया, किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित, ध्यान दें, किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से, कहीं कहीं काल्पनिक पृष्ठ, कोई दिक्कत नहीं, पृष्ठ लिखें, काल्पनिक पृष्ठ लिखें, कई बात, किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से होकर, ध्यान दें बेटा, होकर गुजरने वाली संपूर्ण, ध्यान दें, होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं, इनको पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक, ठीक, संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की, हाँ, संख्या की माप को, उस संख्या को नहीं, उसकी माप को, इसका मतलब अभी समझाते हैं, ठीक, रेखाओं की संख्या की माप को ही, हाँ, उस पृष्ठ से, अभी घबराइएगा मत, ठीक, आपको हल्का सा अनइंटरेस्टेड लग रहा होगा लेकिन एकदम मजा आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, माप को ही उस पृष्ठ से, उस पृष्ठ से गुजरने वाला, हाँ, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक, एकदम सही। करा किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित, किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित, ध्यान दें बेटा, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मतलब समझे ध्यान से, हाँ, समझे बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं ये कॉपी हमने ले लिया, एक पृष्ठ ले लिया, ठीक, कोई पृष्ठ है, इधर आपको दिखाई तो नहीं दे रहा होगा लेकिन सपोज कर लीजिए, इधर इधर की जो दीवार है मान लेते हैं पॉजिटिव है, धनावेशित दीवार है। इधर की दीवार क्या है हमारे, ठीक, लेफ्ट साइड वाली दीवार धनावेशित है और राइट साइड वाली दीवार ऋणावेशित है, ठीक, ध्यान दें बेटा, ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है। तो होगा क्या, हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बार हमने बताया हुआ है कि इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा।
यदि ये वाली दीवार धनावेशित है, ये वाली दीवार ऋणावेशित है, तो ध्यान दे बेटा, ठीक इस कमरे में, इस हमारे कमरे में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है, बहुत बार बताया हमने, धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही होगी। ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, धन आवेश से ऋण, कभी नहीं भूलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की होती है। और वो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, इसको कौन बताता है? वैद्युत बल रेखाएं, जो कि काल्पनिक होती हैं, मान लिया जाता है। तो इसका मतलब वैद्युत बल रेखाओं की दिशा यही होगी, यानी इस वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं बेटा इस तरीके से जा रही होंगी। ठीक ना, एकदम ठीक, इस दीवार से, धनावेशित दीवार से ऋणावेशित दीवार की तरफ वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही होंगी? जा रही होंगी। ठीक है, इसका मतलब इस कमरे में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है और वैद्युत बल रेखाएं इस दीवार से इस दीवार की तरफ जा रही हैं। अब आप सोचेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये पृष्ठ हमने इसमें रख दिया, इस वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत बल रेखाएं इससे होके जाएंगी इस पृष्ठ से, और इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप नाम देंगे। गुजरने वाली संख्या को नहीं, संख्या की माप को। ठीक, इससे गुजरने वाला संख्या लेंगे तो उसका कोई मात्रक नहीं होता, एक जनरल, लेकिन संख्या की माप का मतलब उसी संख्या पर निर्भर करेगा वैद्युत फ्लक्स। ठीक, संख्या की माप को इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। इसका मतलब ध्यान दें आप एकदम बढ़िया से। और ये वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं, इन्हीं की पृष्ठ को इसमें रखेंगे तो तोड़ती हुई जाएंगी, इसको आपको दिखाई देंगी तो फाड़ फूड़ के जा रही है, नहीं। ठीक, वो काल्पनिक होती हैं, मान लिया जाता है कि इससे होके पास हो रही हैं। ठीक, मान लिया जाता है। अब बेटा देखिए, ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसे पृष्ठ रखे हुए लंबवत, ठीक, ये वैद्युत बल रेखा आ रही है, वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत यदि पृष्ठ है, ठीक, तो इस स्थिति में आप देख रहे होंगे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, माप का मतलब वैद्युत बल रेखाएं जब अधिकतम पास होंगी तो वैद्युत फ्लक्स भी अधिकतम होगा। वैद्युत बल रेखाएं जब एक को पास नहीं होंगी तो वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। वैद्युत बल रेखाएं कम पास हो रही होंगी तो वैद्युत फ्लक्स कम होगा। एकदम ध्यान से सुन लें, जिंदगी में नहीं भूलेंगे, कहीं भी रहेंगे वैद्युत फ्लक्स याद करते रहेंगे और हमको भी याद करते रहेंगे बेटा। आप ध्यान से देख लें खूब बढ़िया से। ठीक, ये वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? वैद्युत फ्लक्स, ठीक, परिभाषा यही होती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र है, किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक, उपस्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सही है, सही है, एकदम सही है, ठीक है। अब जरा देखें, इसका मतलब क्या है कि जब इस पृष्ठ को हम लंबवत रखेंगे वैद्युत बल रेखाओं के, या वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखेंगे, तो वैद्युत बल रेखाएं अधिकतम पास होंगी, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी अधिकतम होगा। होगा ना, एकदम होगा। फिर अब बाबू हो ध्यान दीजिएगा, जब इस पृष्ठ को हम लोग ऐसे 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 घुमाने लगेंगे, तो अब देखिए इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होती जाएगी, तो हम कहेंगे इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, एकदम कम हो रहा है। ठीक, कम हो रहा है भैया। अब ऐसे घुमाते जाएंगे बेटा, ऐसे घुमाते जाएंगे, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या इससे पास होने वाली कम होती जाएगी, तो वैद्युत फ्लक्स भी घटता जाएगा। अब देखिए बेटा, ऐसे रख दिया आपने, वैद्युत क्षेत्र के समानांतर इस पृष्ठ को रख दिया ऐसे। ठीक, ऐसे हो गया ना पृष्ठ, देख रहे ना समानांतर, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ये समानांतर, ऐसे था तो लंबवत था, लेकिन ऐसे घुमा दिया तो समानांतर हो गया, पैरेलल। तो अब देखिए बेटा, सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल जाएंगी, तो क्या इस पृष्ठ से इधर या इधर भी कह सकते हैं, क्या इस पृष्ठ से होकर कोई वैद्युत बल रेखा पास हो रही है? नहीं, सब तो ऐसे नहीं जा रही है ऐसे। तो इस स्थिति में जब हम पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के समानांतर रख देंगे, तो अब इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, फिर से सुन ले परिभाषा, किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी पृष्ठ से, ठीक, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, जब आप पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखेंगे तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अधिकतम, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं अधिकतम है। तो जितनी ज्यादा, एक बात दिमाग में बैठा लिया, किसी पृष्ठ को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, तो जितनी अधिक वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी वैद्युत फ्लक्स भी उतना ही अधिक होगा। कम वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी वैद्युत फ्लक्स कम होगा। ठीक, एक को वैद्युत बल रेखा नहीं पास होगी तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो, शून्य हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये सही है, ठीक है,
ये तो जनरल व्यवहार में। अब फार्मूला वाला इसका परिभाषा क्या है, जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फार्मूला वाली डेफिनेशन क्या है, तो जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, फार्मूले वाली डेफिनेशन इसकी क्या है उसको हम बताने जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, बस ध्यान से सुने। तो बेटा अथवा, अथवा करके हम लोग यहां पे लिख लेते हैं दूसरी परिभाषा। अथवा, ध्यान दें आप, इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में यदि ऐसे भैया, यदि कोई पृष्ठ, ध्यान दें बेटा, यदि कोई पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में ठीक, यदि कोई पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो, यदि कोई पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो, हाँ, यदि कोई पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस वैद्युत क्षेत्र, भैया उस वैद्युत क्षेत्र का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उस वैद्युत क्षेत्र तथा, ठीक, तथा उस पृष्ठ के, आ रहा है भैया, ध्यान दें आप, जो पढ़े हुए हैं यहां यूज होगा, उस पृष्ठ के क्या, क्षेत्रफलीय सदिश, यानी वेक्टर ए, क्षेत्रफलीय सदिश के अदिश गुणन के, भैया ध्यान दीजिएगा, के अदिश, ठीक, गुणन को, अदिश गुणन को उस पृष्ठ से, भैया एकदम ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। ठीक, कि अदिश गुणन को उस पृष्ठ से, हाँ, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसका किसका अदिश गुणन, जो पृष्ठ आप जिस वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं, तो उस वैद्युत क्षेत्र और उस पृष्ठ के क्षेत्रफलीय सदिश का जो अदिश गुणन होगा, स्केलर प्रोडक्ट, जो 11th में फिजिक्स में हम लोग पढ़े हुए हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, इतना तो जानते ही होंगे। ठीक, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, दो सदिश हैं। ठीक, हल्का सा देख लीजिए, दो सदिश हैं बेटा, वेक्टर ए व वेक्टर बी है। एक आप वेक्टर ए का परिमाण ए, वेक्टर बी का परिमाण बी, और इनके बीच, वेक्टर ए व वेक्टर बीच के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो इनका जो अदिश गुणन है, ठीक, अदिश गुणन वेक्टर ए, सॉरी, ठीक, हम लोग अदिश गुणन ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, ये पढ़ चुके हैं, बस इसी पर आधारित है ये। ठीक, परिभाषा क्या करा, यदि कोई पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस वैद्युत क्षेत्र तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफलीय सदिश के अदिश गुणन को ही उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफलीय सदिश का हम लोग क्या कर देंगे, अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम लोग। ठीक, तो बेटा हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, हम लोग कह सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर ऑफ द क्या सरफेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, और ठीक, और शॉर्ट में कहना चाहेंगे तो क्या कह सकते हैं एक लाइन में, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफलीय सदिश के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा कम बढ़िया लग रहा है, ऐसे कहेंगे तो एकदम मस्त है। ठीक, किसका किसका स्केलर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर, बहुत आसान। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, ठीक, यहां पे क्या लिख सकते हैं इसका, भैया इसका मतलब क्या है कि ये जो वैद्युत फ्लक्स है फाई ई बराबर क्या होने वाला है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक,
अगर इसको ही हम लोग लिखना चाहें तो फाई ई इज इक्वल टू बेटा हो क्या लिख पाएंगे, ई ए कॉस थीटा। एकदम बढ़िया, कितना बढ़िया, ठीक, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होगा। अब मेन थीटा, थीटा के बारे में जानिए बेटा हो, ये जो थीटा है ना, थीटा बराबर, ये जो थीटा है बेटा, थीटा, ठीक, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो थीटा है ना, थीटा, ये थीटा जो है याद रखिएगा एकदम, ठीक, यही खिलाड़ी है यहाँ पे, वेक्टर ई व वेक्टर ए, हाँ वेक्टर ई व वेक्टर ए के बीच का कोण है, इसको तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक, ये बीच का कोण, ठीक है, एकदम मस्त बढ़िया। तो चलिए इस पर दो केस बनाते हैं हम लोग, दो केस जो कि आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक बेटा। तो चलिए हम लोग दो केस बना लेते हैं यहां पे। तो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। पहली केस क्या कह रही है हम लोग, ठीक, यहां पे पहली केस कह रही है कि यदि, एकदम ध्यान से देखेंगे, यदि पृष्ठ, भैया यदि पृष्ठ, ध्यान दें, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के कैसे हो, लंबवत, ठीक, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत, परपेंडिकुलर हो, पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र, यानी जो पृष्ठ रखा गया है वैद्युत क्षेत्र में वो लंबवत हो, ठीक, लंबवत हो, तो लंबवत शब्द से बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग क्या निकाल पाएंगे कि थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब थीटा 90 डिग्री हो गया, तो यहां से फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा सोच के देखें। हम लोग कह सकते हैं ई ए cos 90, cos 90 की वैल्यू ध्यान दे बेटा, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। ये पहली केस है, घबराइएगा मत, इसके अंदर ये गलत है, गलत है, पहले ही बता देते हैं। हमको लग रहा होगा कि यही सही है, लेकिन ये गलत है। सही क्या होगा हम बताएंगे, पहले आप देखें, ध्यान दीजिएगा एकदम, ठीक, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा ही देख लेंगे तो फिर बाद में कहेंगे कि सर ही गलत बता रहे थे, तो ये हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं बेटा, ठीक। तो चलें देखें हम लोग, ठीक, ये पहली केस है, एकदम एकदम एकदम, ये तो पहली केस है। केस सेकेंड हम लोग देख लेते हैं यहां पे। केस सेकेंड हम लोग यहां पे कह सकते हैं, यदि, भैया ध्यान दें, यदि पृष्ठ, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के कैसे समांतर, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, लंबवत, तो समांतर शब्द से तो लोग यही जानते हैं कि थीटा कितना, 0 डिग्री। और जब थीटा 0 डिग्री रखेंगे बेटा, तो फाई इज इक्वल टू, हम लोग क्या कह सकते हैं, ई ए cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई ए, जो कि cos 0 की वैल्यू ये 1 जो मैक्सिमम होती है, इसका मतलब यहाँ फाई की वैल्यू क्या है, मैक्स है, अधिकतम है ये। लेकिन ये तो हम लोगों ने ऐसे देखा, क्या व्यवहार में भी ये सही है? चलिए हम लोग इसको, ठीक, इसको हम लोग निगरानी इसकी करते हैं, इसकी जांच करते हैं कि क्या ये ठीक सही है। तो देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें पहले को एकदम ध्यान से। यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो मान लेते हैं बेटा हो कि ये दीवार इधर वाली पॉजिटिव है, इधर वाली दीवार नेगेटिव है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। इसमें एक पृष्ठ को हमने रख दिया और पृष्ठ एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, एकदम परपेंडिकुलर वैद्युत बल रेखाएं पड़ रही हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के ये क्या है, लंबवत है, एकदम लंबवत है। अब देखें, लंबवत जब है तो उसके लिए ठीक फाई की वैल्यू यानी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स काश 90 रखेंगे, तो काश 90 की वैल्यू 0 यानी फाई की वैल्यू 0। यानी केस फर्स्ट तो बता रही थी कि यदि पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के आप लंबवत रखेंगे तो पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बेटा हो क्या हो जाएगा, 0, शून्य हो जाएगा। लेकिन आप व्यवहार में देखें
कि क्या शून्य हो रहा है? नहीं, इससे तो एकदम अधिकतम वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं। तो जब वैद्युत बल रेखाएं अधिकतम पास होंगी तो हमने बताया था कि वैद्युत फ्लक्स तो एकदम एकदम वैद्युत बल रेखाओं पर ही निर्भर करता है। अधिकतम वैद्युत बल रेखाएं, उन्हीं की माप को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। अधिकतम वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी तो वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। कम वैद्युत बल रेखाएं पास होंगी बेटा तो वैद्युत फ्लक्स कम होगा। एक भी वैद्युत बल रेखा नहीं पास होगी तो वैद्युत फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस इज क्या? जीरो। यानी इस एक भी वैद्युत बल रेखा नहीं पास होगी तब जाके वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो यहां तो अधिकतम वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं जब पृष्ठ के लंबवत, ठीक, यानी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत पृष्ठ को रख रहे हैं तो इससे अधिकतम वैद्युत बल रेखाएं पास हो रही हैं बाबू। तो हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? क्या शून्य होगा? शून्य होगा और नहीं, ठीक, वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। तो आखिर मिस्टेक कहां हुआ है इसमें और व्यवहार में? व्यवहार वाला ही सही होगा, ये कहीं ना कहीं गलती कर रहा होगा। एक तो मिस्टेक कहां हुआ बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात अब समझाने वाले हैं मेन। यहां थोड़ा कम पकड़ में आता है किसी के, ठीक, हम आपको पकड़वाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। ये जो थीटा आपने 90 डिग्री लंबवत को देखकर रखे हुए हैं, यही गड़बड़ी है। अब कैसे गड़बड़ी है उसको बता रहे हैं। ये जो थीटा है बेटा ना, थीटा वेक्टर ई और वेक्टर ए, इसीलिए हमने वेक्टर ए को पढ़ाया हुआ है। ठीक, यहां पर देखें, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण है। ठीक, जैसे ध्यान दें आप, हमने इस पृष्ठ को यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दिया तो यहां से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हमें चाहिए, चाहिए ही, एकदम चाहिए। ठीक, जब अधिकतम पास हो रही है तो वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। लेकिन यहां जीरो आ रहा है, कैसे अधिकतम होगा उसको जानिए। तो मेन थीटा में अभी ध्यान दीजिएगा, यहां थीटा 90 डिग्री लंबवत को देखकर रख रहे हैं लेकिन थीटा यहां 0 डिग्री होगा क्योंकि थीटा पृष्ठ, इस पृष्ठ या इस पृष्ठ को भी कह सकते हैं, ये भी लंबवत ही है, तो इस पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण नहीं है थीटा। थीटा वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफलीय सदिश के बीच कोण है। और क्षेत्रफलीय सदिश, ध्यान दें, वैद्युत क्षेत्र तो लंबवत है ही पृष्ठ के, और हमने परिभाषा क्षेत्रफलीय सदिश की भी बताया हुआ है कि क्षेत्रफलीय सदिश भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो वैद्युत क्षेत्र तो लंबवत है, पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश भी लंबवत बाहर की ओर। अब बताइए, दोनों ही वैद्युत क्षेत्र लंबवत हो गया यहां पे, और क्षेत्रफलीय सदिश तो हमेशा वैद्युत, हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, हमेशा, चाहे कौन पृष्ठ ले लें आप, उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ठीक क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा होती है, जो कि हम बता चुके हैं आपको। तो यहां बेटा ठीक इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफलीय सदिश होगा, ठीक, क्षेत्रफलीय सदिश, ठीक, इस क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, और वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा ठीक यही है, लंबवत। यानी क्षेत्रफलीय सदिश और ठीक वैद्युत क्षेत्र दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए हो। अरे भैया, वो सेम डायरेक्शन में हो गए ना बाबू, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक, क्योंकि जो थीटा है पृष्ठ, पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण नहीं है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफलीय सदिश के बीच का कोण है। वैद्युत क्षेत्र तो पृष्ठ के लंबवत है ही, और क्षेत्रफलीय सदिश भी पृष्ठ के लंबवत होता है, तो यहां पे होता ही है वो। तो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफलीय सदिश बेटा हो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। और जब बाबू हो सेम डायरेक्शन में हो गए तो थीटा 90 डिग्री होगा? नहीं, एक ही डायरेक्शन में हो गए, एक ही दिशा में जब हो गए तो दोनों की दिशाओं के बीच का कोण थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो यहां एकदम याद रखिएगा। ठीक, हमने लिख दिया था, ठीक, इसलिए लिख दिया था कि आपको आसानी से बढ़िया तरीके से समझा सकूं। ठीक, तो अब देखें, यदि पृष्ठ, ध्यान दें, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो यहीं से हम मिटाना शुरू कर देंगे। लंबवत हो तो थीटा भैया हो, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। जब कैसे होगा, ये नहीं कि बाद में लंबवत देख के थीटा 0 डिग्री, अरे तो सर ने ही गलत कर दिया, इसको मिटाइए। ठीक, लंबवत का मतलब 90 डिग्री ना होता है, सर लग रहा है कि इनको कुछ आ ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है बेटा, पूरे होश हवास में हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, कभी मत मिटाइएगा, थीटा है तो लंबवत, लेकिन पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। ठीक, और पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, और पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफलीय सदिश भी होता है। तो थीटा जो है ठीक वेक्टर ई और वेक्टर ए, यानी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफलीय सदिश के बीच का कोण होता है, पृष्ठ के बीच और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण नहीं होता है। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री रखेंगे बेटा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, फाई ई इज इक्वल टू, ठीक, हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई ए कास 0 डिग्री, कास 0 की वैल्यू 1। तो अब देखिए ना कितना बढ़िया तरीके से, इसका मतलब अब फाई ई की वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम, और वो कितनी होगी? ई ए। सही बात है कि नहीं? जब हम लोग, आप देख लीजिए, ठीक ना, ठीक, ध्यान देंगे आप बेटा। ठीक, जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र के, ठीक, पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं
तो इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिकतम होती है, तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, अधिकतम ही होगा। ठीक है, बढ़िया। अब दूसरे को भी हम लोग सर्च कर लेते हैं, इसके बारे में भी रिसर्च कर लेते हैं। यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समानांतर रखा हो तो थीटा 0, ये भी गलत है। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण थीटा नहीं है, थीटा फाई जो थीटा है वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण। अब बताइए, ऐसे लंबवत था वैद्युत क्षेत्र के, अगर इस पृष्ठ को हम ऐसे घुमा दें तो अब वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा यही हो गई और पृष्ठ भी, यानी वैद्युत क्षेत्र के पृष्ठ क्या हो गया, समानांतर, एकदम समानांतर हो गया पृष्ठ। ऐसे करते तो लंबवत रहता, लेकिन ऐसे कर दिया तो आपने समानांतर। जब ये आप सोच के देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक, इसी पृष्ठ को लेकर चलिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे कर दिया आपने, जब पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के समानांतर रख दिया तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, वेक्टर ई की डायरेक्शन ये है, और वेक्टर ए तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, यानी वेक्टर ए की डायरेक्शन ये हो गई, वेक्टर ई की डायरेक्शन ये है, वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है। आप बताइए ना कि वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री है, तो पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समानांतर, लेकिन ठीक जो थीटा पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र के, बार बार चिल्ला रहे हैं, पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण नहीं होता है, ठीक, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफलीय सदिश के बीच का कोण है, ठीक, और क्षेत्रफलीय सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, ठीक, इसका क्षेत्रफलीय सदिश की दिशा लंबवत हो गई है इधर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण 0 डिग्री ना होकर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, तो यहां बेटा हो थीटा की वैल्यू हम लोगों को कितना लेना पड़ेगा, 90 डिग्री। ठीक, यहां लग तो रहा है कि गलत हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन नहीं, जो हम लिख रहे हैं वही सही है। ठीक, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, एकदम सही। और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो फाई ई, भैया फाई ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ठीक, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, और इसे क्या लिख सकते हैं, ई ए, और कास कितना 90, और कास 90 की वैल्यू 0, तो फाई ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0, एकदम सही है, 0 होगा ही, 0 क्यों 0 होगा, आप देख सकते, ऐसे कर दिया तो सभी वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल जाएंगी, इस पृष्ठ से कोई वैद्युत बल रेखा इधर से थोड़ी जाएगी, घूम के थोड़ी जाएगी, नहीं, सीधा निकल जाएगी। जब इससे कोई वैद्युत बल रेखा पास नहीं होगी तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, शून्य। ठीक, एकदम सही। इतना हमें उम्मीद है कि आपको बहुत समझ में आया होगा, बढ़िया। अब छोटा सा और पॉइंट बचा हुआ है जिसको फटाफट हम पूरा कर देते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, सभी लोग एकदम ध्यान देंगे। ठीक, हाँ देखें, फट से हम पूरा करते हैं। वो क्या है, फाई ई का मात्रक, फाई का क्या देखने वाले हैं हम लोग, मात्रक, यूनिट। तो बहुत आसान, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फाई ई बराबर क्या है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ई ए कॉस थीटा है, ठीक है, ई ए कॉस थीटा से, कॉस थीटा का कोई मात्रक में रोल नहीं होगा, ठीक, तो यहाँ से फाई ई का मात्रक निकाल सकते हैं बेटा। ठीक, फाई का मात्रक कितना आसान हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र है और हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू या क्यू नॉट, तो ये न्यूटन, ये कुलाम, न्यूटन प्रति कुलाम। ठीक, यानी ठीक, ई का मात्रक क्या हो गया बेटा, न्यूटन अपान कुलाम हो गया। ठीक, ई का मात्रक न्यूटन अपान कुलाम, आई इंटू ए क्षेत्रफल है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, थोड़ा सा और बढ़िया से अरेंज करके इसको लिख देंगे तो क्या लिख पाएंगे, न्यूटन, ध्यान दें आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, ये फाई का मात्रक हो गया। अब फाई का बीमीय सूत्र भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बीमीय सूत्र पूछा जाता है आपसे, तो फाई का, ठीक, हर कंपटीशनों में भी पूछा जाता है आपसे, ठीक ना, तो एकदम नहीं भूलेंगे। ठीक, फाई का जो बीमीय सूत्र आने वाला है यहाँ पे, ठीक, तो चलिए फाई का बीमीय सूत्र फट से हम लोग पता कर लेते हैं। देखें, न्यूटन सब लोग जानते हैं, बल का बीमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टी पावर -2। ठीक, मीटर स्क्वायर है बेटा, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक, इसके बाद नीचे कुलाम है, कुलाम का तो एक एक बच्चा जान रहा है, 80 होता है। ठीक, और जब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, देखें यहाँ पे क्या हो गया, यम हो गया। ठीक, एल स्क्वायर है, एक एल दोनों ऊपर है, तो क्या हो जाएगा बेटा, यम एल क्यूब हो जाएगा। ठीक, टी पावर -2 एक है, टी नीचे भी, ये भी जाएगा, एक -1 और बढ़ जाएगा, एम एल क्यूब टी पावर -3, और ए नीचे है केवल, तो ए ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए -1। ठीक, इस तरीके से एक बार यहां भी लिख देते हैं, अगर उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा आप, तो आपको यम एल क्यूब हो जाएगा, यहाँ एल क्यूब, और टी भी ऊपर एक गया, एक दो पहले से माइनस में, तो टी पावर -3, ए भी ऊपर जाएगा, तो ये -1। तो इस तरीके से बाबू
हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स को यहां से यहां तक कंप्लीट किया। ठीक, एकदम बढ़िया तरीके से दो दो परिभाषाएं आपके सामने हैं, एकदम एकदम सब कुछ लिख दिया है वो सब कुछ। ठीक, दो दो डेफिनेशन आपके सामने है, ठीक ना, एकदम। और दोनों केस आपको जानना जरूरी है, जो कि बहुत कम लोगों के समझ में आता है ये। ठीक, और फाई का मात्रक और बीमी सूत्र जो आपसे पूछा जाता है, यानी वैद्युत फ्लक्स के बारे में पूरी बात हमने बोर्ड पे बता दिया आपको। ठीक, तो इस तरीके से हमने बहुत कुछ समझा दिया। ठीक, नोट्स आपको वाला जो बन रहा है, जल्द ही चैप्टर समाप्त होगा। ठीक, तो हम आपको सबकी व्हाट्सएप पे उसको सेंड करने की कोशिश करेंगे, भेजने की कोशिश करेंगे। ठीक, जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलता जाएगा। ठीक, और खूब आपसे मन से पढ़िए, बच्चों अपने दोस्तों में भी नोट्स को शेयर करिए, जिसको जरूरत हो वहां तक पहुंचाइए। ठीक, लेकिन बेटा नोट्स आपको तभी बढ़िया समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो पढ़ेंगे, तो वो उसी पर आधारित है। ठीक, एकदम डिटेल में, सब कुछ डिटेल में जा रहा है। अब आप खूब मन से, बस आपकी मेहनत की जरूरत है, हम भरपूर मेहनत कर रहे हैं बेटा। ठीक, तो पूरा वीडियो देखने के लिए बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अगर कोई दिक्कत होती है तो जरूर बताएं, और मेरे सुधारने लायक कोई है तो आप उसको जरूर बताएंगे, कमेंट में जरूर बताइए कि कोई दिक्कत आ रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, या कुछ कुछ किसी तरीके की समस्या आ रही है तो उसको बताएं, ताकि हम उसको दूर करें, तो मेरा भी भला होगा, मेरा भी उपकार होगा बेटा। ठीक, तो पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बाबू बहुत बहुत धन्यवाद, एकदम दिल से धन्यवाद। आप एकदम मस्त रहें, ठीक, पढ़ाई में व्यस्त रहें, खूब बढ़िया से पढ़ें बाबू। ठीक, धन्यवाद।